हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निक्की और आप देख रहे हैं निक्की स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दें। 15 मार्च 1854 को गोधली बेला में झांसी का सफेद शाही हाथी घुड़सवार दस्तों के साथ राजमहल की ओर बढ़ रहा था। आमतौर पर झांसी के शाही मेहमानों का स्वागत इसी तरह किए जाते थे, लेकिन उस दिन हाथी के ऊपर चांदी से सजे हुड में जो व्यक्ति सवार था वो न केवल झांसी के राजघराने का ही नहीं बल्कि पूरे रियासत की तकदीर बदल सकता था। यह व्यक्ति मशहूर ऑस्ट्रेलियन वकील लैंग जॉन था, जो रियासत के कर्ता धर्ता और महाराज गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई के विशेष आग्रह पर आगरा से झांसी आया था। उस जमाने में लैंग को हिंदुस्तान में कंपनी शासन की तानाशाही के खिलाफ पैरवी के लिए जाना जाता था। रानी चाहती थी कि वो लंदन की अदालत में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के विरोध में झांसी का पक्ष रखे। इस नीति से कि शायद दंतक पुत्र को रियासतों का वारिस बनने से इनकार कर दिया गया था। रास्ते में लैंग सोचे जा रहा था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मित्र रियासत झांसी को हड़पने की साजिश कर रही थी। वहीं महल में इंतजार कर रही रानी के दिमाग में गुजरे 12 साल खुद को दोहरा रहे थे। वे साल जो घुड़सवारी और तीरंदाजी के खेलों में उलझी मासूम मनु को वक्त से पहले ही द्विधा और जिम्मेदारियों से भरी इस दहलीज पर खींच लाए थे। इसी कड़ी में हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में। मणिकर्णिका यानी मनु का जन्म बनारस में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मनु के पिता मोरूपंत तांबे पेशवा बाजीराव के परिवार के खिदमतगार थे। 4 साल के उम्र से ही अपनी माँ भागीरथी बाई को खो देने के बाद मनु अपना ज्यादातर वक्त अपने पिता के साथ पेशवा दरबार में गुजारने लगी। मोरूपंत के आजाद परवरिश का असर ये हुआ कि बचपन में ही मनु नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ जंग के दांव पेच सीखने लगी। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। 1851 में रानी ने राजकुंवर दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन कुंवर 4 माह से अधिक नहीं जीवित रह पाए। पुत्र के मृत्यु के साथ ही मानो लक्ष्मीबाई का सौभाग्य उनका साथ छोड़ गया। गंगाधर राव इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिन प्रतिदिन पुत्र के वियोग में उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। इसे देखते हुए 1853 में महाराज ने अपने दूर के भाई आनंद राव को गोद लेने का निर्णय लिया, जिसे वो दिवंगत पुत्र की याद में दामोदर राव नाम से ही पुकारते थे। यही वो दौर था जब ब्रिटिश सरकार ने रियासतों और राज्य रजवाड़ों ने संतान गोद लेने की प्रथा को लेकर सख्त रुख अपना लिया था, जिसे ध्यान में रखते हुए गोद लेने की पूरी रस्म झांसी में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट मेजर एलिस की मौजूदगी में अदा की गई। महाराज ने रस्म के दौरान दस्तावेजों और अपने वसीयत तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भिजवा दिए। इस वसीयत के मुताबिक वयस्क होने के बाद दंतक पुत्र दामोदर राव को झांसी का अगला महाराज घोषित करना था और तब तक रानी लक्ष्मीबाई को उनकी और रियासत की सरपरस्ती रखनी थी। मेजर एलिस ने कागजात अपने वरिष्ठ अधिकारी जॉन मॉल्कन को सौंप दिए। हालांकि जॉन मॉल्कन लक्ष्मीबाई को राजनीतिक तौर पर इस पद पर नहीं देखना चाहता था, लेकिन फिर भी वो महाराज की वसीयत के समर्थन में था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की मंशा कुछ और ही थी। उसने वसीयत को मानने से इनकार कर दिया और नए कैप्टन अलेक्जेंडर स्किन को झांसी की जिम्मेदारी सौंप दी। कुंवर के अधिकारों को लेकर चिंतित लक्ष्मीबाई ने 3 दिसंबर 1853 को एक बार फिर मेजर एलिस के जरिए मैल्कॉन को दरख्वास्त भिजवाई, लेकिन तब तक मैल्कॉन हवा का रुख भांप चुका था, लिहाजा उसने ये खत आगे ही नहीं जाने दिया। करीब 2 माह बाद 16 फरवरी 1854 को रानी ने इस बारे में एक बार फिर अंग्रेज हुक्मरानों से संपर्क करने की कोशिश की, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मार्च 1854 में कंपनी ने रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर नगर में स्थित अन्य महल में जाने का फरमान जारी कर दिया और उनकी गुजर के लिए 5000 रुपए प्रति माह की पेंशन बांध दी गई। अंग्रेजों ने दामोदर दास को राज्य की निजी संपदा का वारिस तो मान लिया था, लेकिन उनको बतौर कुंवर स्वीकार नहीं किया था। रानी अंग्रेजों की नीयत भांप चुकी थी, सो उन्होंने लैंग जॉन को बुलावा भिजवा दिया। लैंग जॉन ने धोखे से रानी को देखा
लैंग जॉन ने लक्ष्मीबाई के साथ अपनी पूरी मुलाकात का जिक्र अपने किताब वांडरिंग इन इंडिया एंड अदर स्केचेस ऑफ लाइफ इन हिंदुस्तान में किया है। इसमें लिखा है कि कमरे के एक तरफ पर्दा लगा हुआ था और लोग उसके पीछे से बातें कर रहे थे। तभी पीछे से रानी की आवाज आई। पर्दे के पास आकर ये अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगी। झांसी के लिए जंग लक्ष्मीबाई को समझ आ रहा था कि यदि झांसी का आत्मसम्मान वापस दिलाना है तो देर सवेर ब्रिटिश फौजों से युद्ध करना ही होगा। लिहाजा रानी ने रियासत के सेना के साथ आम पुरुषों और महिलाओं को भी युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दी। वक्त के साथ कुंवर दामोदर 7 साल के हो गए। रानी ने उनका उपनयन संस्कार करवाने का निश्चय किया। इसके बहाने लक्ष्मीबाई झांसी के सभी मित्र राजाओं, दीवानों, नवाबों को बुलाना चाहती थी ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। इन कार्यक्रम में नवाब साहेब, राव साहेब, दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह नवाब को बुलाया गया। रानी के जीवनी पर लिखी किताब के अनुसार फरवरी 1857 में तात्या टोपे चोरी छुपे लक्ष्मीबाई को एक खत देकर गए थे जिसमें क्रांति आह्वान था। जानकार कहते हैं कि रानी उस समय को बगावत के लिए सही नहीं मान रही थी। तब निर्णय लिया गया कि बगावत का बिगुल 31 मई 1857 को बजाया जाएगा। रोटी और कमल के फूल को क्रांति के निशान के तौर पर चुना गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से 10 मई को कलकत्ता के पास पैरकपुर छावनी में विरोध के स्वर फूट पड़े और क्रांति 3 सप्ताह पहले ही शुरू हो गई। 7 जून को एक क्रांतिकारी झांसी पहुँचे जहां रानी ने इनकी 3 लाख रुपए की मांग को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों को भेजे अपने पत्र में रानी ने साफ किया कि उन्होंने यह कदम नगरवासियों के साथ किले में मौजूद ब्रिटिश औरतों और बच्चों की जान माल की रक्षा के साथ साथ शांति बनाए रखने के लिए उठाया था। हालांकि बागियों को दी गई यह मदद रानी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। क्रांतिकारियों के डर से अंग्रेज अफसरों ने झांसी छोड़ दी थी और रियासत एक बार फिर से रानी के कब्जे में आ गई। इसी बीच महाराष्ट्र के सदाशिवराय झांसी से लगभग 30 मील दूर कथुरा के किले पर कब्जा कर लिया और घोषणा करवा दी कि अब से इलाके का प्रत्येक गांव मेरे अधीन होगा। इससे पहले कि रियासत में बगावत होती, रानी ने सदाशिव को खदेड़ते हुए उसके कब्जे से कथुरा के किले को छुड़वा लिया। लेकिन कुछ समय बाद सदाशिव फिर आया। इस बार रानी ने उसे बंदी बना लिया। इन युद्धों से झांसी अभी उभर ही रही थी कि अक्टूबर 1854 में ओरछा का एक सिपा सालार साथे खान अपने टुकड़ियों को लेकर झांसी की तरफ बढ़ने लगा। अपने घायल सिपाहियों और नागरिकों को इकट्ठा कर लक्ष्मीबाई साथे खान पर टूट पड़ी और उसे खदेड़ दिया। इन लड़ाइयों ने झांसी को कमजोर जरूर बनाया, लेकिन लक्ष्मीबाई के नेतृत्व और युद्ध कौशल में काफी इजाफा हो गया। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। 6 जनवरी 1858 को हैमिल्टन के नेतृत्व में अंग्रेज फौजों ने झांसी का रुख किया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को बगावत में हिस्सेदारी कसूरवार माना था। 7 फरवरी को हैमिल्टन ने एक रिपोर्ट तैयार कर अपने अफसरों को भेजा। इसमें लिखा था कि यदि रानी ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन इशारे कुछ ठीक नहीं हैं। अंग्रेजों ने 14 फरवरी को लक्ष्मीबाई के नाम एक पत्र भेजा जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। 15 मार्च तक रानी इस खत का जवाब नहीं सोच पाई थी। वे जानती थी कि युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन जनादेश था कि झांसी फिरंगियों के अधीन नहीं होना चाहिए। दूसरे लक्ष्मीबाई के पिता सहित अन्य सरदार भी युद्ध के पक्षधर थे और पिछले 3 युद्धों में मददगार साबित हुए। कई बागी सैनिक रानी के शरण में थे, जिनके लिए अंग्रेजों के पास किसी भी तरह से समझौते का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत था। लिहाजा निर्णय लिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने आखिरी बार रानी के सामने निहत्थे मुलाकात की पेशकश रखी। उन्होंने ये कहते हुए उसे ठुकरा दिया कि अब अगली मुलाकात सेना के साथ ही होगी। इस तीखे जवाब के बावजूद झांसी को एक बार और आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने इसे भी ठुकरा दिया। नतीजा 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश फौजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। 30 मार्च को भारी बमबारी के मदद से अंग्रेज किले की दीवार में सेंध लगाने में सफल हो गए।
लेकिन तभी तात्या टोपे ने 20,000 बागियों के फौज लेकर वहां पहुंच गए। 3 अप्रैल तक बागियों ने ब्रिटिश सेना को उलझाए रखा। उसके बाद सेना आखिरकार झांसी में प्रवेश कर ही गई। खुद को कमजोर होता देख रानी लक्ष्मीबाई झांसी की आखिरी उम्मीद दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांध छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ झांसी से निकल गई। अगले 24 घंटे में तकरीबन 93 मील की दूरी तय करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपे पहुंची। उनकी मुलाकात ब्रिटिश सरकार के आंखों के पहले से किरकिरी बने हुए नवाब साहेब, पेशवा राव साहेब और तात्या टोपे से हुई। 30 मई को ये सभी बागी ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर के राजा जियाजी राव सिंधिया अंग्रेजों के समर्थन में था, लेकिन उसकी फौज बागियों के साथ हो गई। जानकारी मिलते ही 16 जून को अंग्रेज फौज ग्वालियर भी पहुंच गया। 16 जून की सुबह लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम युद्ध के लिए तैयार हुई। जन्म की तरह लक्ष्मीबाई की मृत्यु को लेकर भी अलग अलग मत हैं, जिसमें लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट सर्वाधिक विश्वसनीय माना गया है। इसके अनुसार रानी को एक सैनिक ने पीछे से गोली मारी थी। अपना घोड़ा मोड़ते हुए लक्ष्मीबाई ने भी उस सैनिक पर फायर किया, लेकिन वह बच गया और उसने अपनी तलवार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी। इसके अलावा एक थियरी ये भी है कि रानी लक्ष्मीबाई की मौत एक अंग्रेज सैनिक की कटार सर पर लगने की वजह से हुई थी। वे घायल अवस्था में मंदिर तक गई थी, जहां उन्होंने दामोदर की जिम्मेदारी सैनिकों को सौंपी। उस वक्त रानी बदहवास हालत में थी, फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा उनका शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। बताया जाता है कि आनन फानन में मंदिर में उनका दाह संस्कार किया गया। अंग्रेज वहां पहुंचे, मंदिर में कत्लेआम कर डाला, लेकिन जब तक वो चिता तक पहुंचते रानी का शरीर नहीं बचा था।